Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 12 of class 12th geography, and the name of chapter is Geographical Perspective on Selected Issues and Problem. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कवर अप करेंगे जो डेवलपमेंट के कारण होती है। डेवलपमेंट के इन द सेंस जैसे फैक्ट्रीज लगेंगी तो रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, पर उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, या जो लोग पॉपुलेशंस है उससे भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि उतना ही ज्यादा ह्यूमन वेस्ट जनरेट होता है, प्लास्टिक्स या वो सब। तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। So let us start. Environmental pollution. Pollution can be classified into तीन तरह का, लगभग चार का ही होता है, पर बेसिकली हम तीन का पढ़ते हैं, एयर, वाटर, नॉइज और हमारा एंड लैंड पोल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली विद एयर पोल्यूशन। हियर यू विल शुड राइट इन योर नोटबुक लैंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वैन एयर कंटेमिनेटेड, जब एयर में क्या हुई, मतलब कि अनवांटेड सब्सटेंस जैसे डस्ट, धुआं, गैस, फोग, दुर्गंध जो स्मोक होता है, मतलब गैसियस स्मोक जो होता है, वो सब जब हवा में मिल जाए और हवा को प्रदूषित कर दे और वो हवा ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग्स के लिए नुकसानदायक बन जाए, उस हवा को, मतलब उस टाइम हम उस एयर को क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूट हो चुकी है, मीन टू से एयर पोल्यूशन। इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग पे भी इसका प्रभाव पड़ता है और लिविंग पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। इट इज रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर और आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट, और वो सब्सटेंस जो एयर को प्रदूषित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब हवा को प्रदूषित करने वाले पदार्थ। इट मे बी नेचुरल, लाइक ये नेचुरल भी हो सकते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गई, हवा के कारण मिट्टी उड़ रही है और फिर एयर पोल्यूशन हो गया, या जंगलों में आग लग जाती है ना, जैसे अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के जंगल्स में देखा होगा, लग गई थी आग, तो उस तरह से जो फायर लग जाती है उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, या वोल्केनिक ज्वालामुखी जब फटता है, इरप्शन होता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, या लकड़ी का जलना, इन सब से जो पोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। और ये नेचुरल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जब प्राकृतिक हो और मैन मेड में आ जाएगा या आर्टिफिशियल में आ जाएगा ये चीजें। Vehicles produce high level of pollutant like कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। आप जानते हैं गाड़ियों से ये प्रदूषित प्रकार का धुआं निकलता है और फिर ह्यूमन बीइंग को या लिविंग जो चीजें हैं उनको इफेक्ट करता है। देखिए, अगर हम अपने स्तर पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिनिमाइज करते हैं व्हीकल्स का यूज, या जो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका उपयोग करें। अब इलेक्ट्रिसिटी कोयले की जगह हम सोलर प्लेट से जनरेट करें, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकते हैं। क्योंकि थर्मल से आप जानते हैं सबसे ज्यादा बिजली बनती है, हमारे यहाँ थर्मल कोयले से सबसे ज्यादा बिजली बनती है, तो उसमें क्या होता है, जो पोल्यूशन भी तो क्रिएट होता है, तो वो चीज उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम अपनी वे ऑफ लिविंग को क्या करें, बदलें। एयर पोल्यूशन कॉज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत तरह की बीमारियों को मतलब जन्म देता है, जैसे जो सांस की लेने की प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, या ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, हार्ट बीट बढ़ जाना, उस तरह से, या एस्थमा जैसे डिजीज, वो सब डिजीज को एयर पोल्यूशन प्रमोट करता है। स्मोकी फॉग्स ओवर सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मोक इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। आपने देखा होगा शहरों के अंदर सर्दियों में, या जैसे मतलब कि क्योंकि आप जानते हैं शहरों में व्हीकल्स का उपयोग ज्यादा होता है और दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादा, तो आपने देखा होगा स्मोकी फॉग एक धुंध की जैसी, इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। और जानते हैं एयर पोल्यूशन तो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या अपना पेड़ पौधे भी हैं उनके लिए भी हार्मफुल है, या एनिमल्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल है। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन, और इससे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा भी होती है, ठीक है, हो सकती है। वाटर पोल्यूशन वेनेवर हार्मफुल, जब भी दूषित पदार्थ या टॉक्सिक केमिकल्स जब पानी के अंदर मिल जाए और पानी को प्रदूषित कर दे, कंटेमिनेट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। एक जगह ये भी डाटा प्रूव्ड है कि जो 1 लीटर गंदा पानी होता है वो 8 लीटर साफ पानी को खराब करता है, ये भी एक डाटा है। वेनेवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सैवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट
ETC गेट मिक्सड विद फ्रेश वाटर और वाटर उसको वो पोल्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट, और जो सब्सटेंस पानी को प्रदूषित करें उनको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषित पदार्थ पानी वाले। इट कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हुई, बारिश के जरिए पहाड़ों की पे जो मिट्टी है वो बहकर नीचे नदियों में आई, तो उससे वो पीने लायक तो नहीं रहा पानी या यूज के लायक, तो नेचुरल भी हो सकता है वाटर पोल्यूशन और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल जैसे इरोजन, लैंडस्लाइड हुआ, वोल्केनिक ज्वालामुखी फटा, या फिर डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ETC, दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स। और ह्यूमन एक्टिविटीज आप जानते हैं, जो हमारे घरों से प्रदूषित पानी निकलता है या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके कारण भी वाटर पोल्यूट होता है। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे बाथ, लॉन्ड्री, कपड़े धोते हैं जो हम, उसका जो प्रदूषित पानी होता है वो भी तो बाहर ही जाता है घर से, सेवेज, ठीक है, टॉयलेट्स का जो वेस्टेज होता है ETC, दीज आर द डोमेस्टिक पोल्यूटेंट ऑफ वाटर, जो पानी को प्रदूषित करते हैं। और इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे पॉइजनस गैसेज, केमिकल रेजिडुअल्स, डस्ट, स्मोक, लेदर वेस्ट वाटर, आप जानते हैं जो जब जिससे चमड़े का जब उपयोग होता है तो उसमें पानी का बहुत यूज होता है उसकी सफाई के लिए या जो भी उसका प्रोसेस है, तो उससे बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, वाटर पोल्यूट बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है। क्लोरिनाइजेशन by adding chlorine tablet to water for purification is a common chemical process. We should not use more chlorine tablet than specified. मतलब कि हमें ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए क्लोरीन का पानी को, मतलब कि साफ रखने के लिए या उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए, क्योंकि फिर वो नुकसानदायक भी होगा, क्योंकि हर चीज का अपना नेगेटिव फैक्टर भी तो होता है। वेयर वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, देखो पानी, जल ही जीवन है, आप जानते हैं, या जल कल, इस नमामि गंगे, ये प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है अपने स्तर पे, तो वाटर एक बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। वी शुड कंजर्व, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं और इसको रिड्यूस करें, इसके यूज को मतलब कम करें, जैसे एक्सेस वेस्ट ना करें, कहने का मतलब। और अगर रीयूज हो सकता है पानी तो हम उसको भी उपयोग करें, जैसे जो बाथ का वाटर होता है या जो हमने हैंड वॉश करे वो पानी हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं या पेड़ पे डाल सकते हैं, उससे हम पानी का क्या कर सकते हैं, रीयूज या रिसाइकल करने की कोशिश करें हम। जैसे वर्षा का जो, बारिश का जो पानी है उसको स्टोर कर लें, ठीक है ना। आपने देखा होगा राजस्थान में, आपने जब 9th या 10th क्लास में होंगे उसमें पढ़ा होगा टंक का सिस्टम, जो घर में टैंक टाइप बना लेते हैं और छतों का फिर पानी या बारिश का पानी उसमें स्टोर करके डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं वाटर डे बाय डे कम होता जा रहा है, क्योंकि धरती से हम उसको निकाल रहे हैं फ्रेश वाटर को, तो हमें क्या करना है, इसका सही उपयोग करना है। केस स्टडी अगर हम पढ़ें, गंगा इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया। आप जानते हैं गंगा हमारे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और स्पिरिचुअल वे में भी, धार्मिक वे में भी हम गंगा को माँ मानते हैं, और वैसे भी क्योंकि वो हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करती है, इरिगेशन पर्पजेज, डोमेस्टिक पर्पजेज। इट इज सो पोल्यूटेड दैट बिकॉज, और ये भी आज के दौर में बहुत पोल्यूटेड हो गई है, किस कारण से, क्योंकि शहरों और कस्बों का जो वेस्ट होता है वो, या गार्बेज होता है, या अनट्रीटेड सैवेज होता है, या डेड बॉडीज होती है, मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली थ्रोन इनटू द रिवर। अधिकतर कई बार क्या होता है, ये चीजें डायरेक्टली रिवर में छोड़ दी जाती हैं, तो उसकी वजह से वो पोल्यूट हो रही है। इन फैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेस वेयर द पोल्यूशन लेवल, और जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है वहां पे तो गंगा रिवर का पानी क्या है, मतलब बिल्कुल खराब हो चुका है, और उस जगह एक्वेटिक जीवन नहीं पनप सकता। क्योंकि देखो जब वाटर पोल्यूटेड होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उसके अंदर रहने वाली मछलियां हैं या वो सब भी तो क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी ना। हालांकि सरकार ने इसके लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया 1985 में, ताकि गंगा को, मतलब कि सफाई गंगा की करी जा सके। नाउ, और आज के दौर में आप जानते हैं, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG प्रोग्राम 2016 में चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। मोस्ट पोल्यूटेड एरिया, और क्योंकि आप जानते हैं चमड़े का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, कानपुर में, और चमड़े के आप जानते हैं उसमें पानी बहुत मतलब हाईली पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसकी वजह से उधर कानपुर में ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। इन यूपी हैविंग मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज हैं लेदर की या उसके प्रोडक्शन की, तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वाटर वाला, गंगा जी को।
दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर्स भी आ जाता है इसमें, डिटर्जेंट, लेदर एंड पॉइंट इंडस्ट्रीज, ये मेजर पोल्यूटेंट मतलब कि जो ये चीजें हैं ये ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उस इलाके में। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज, ये जहरीले पदार्थ, केमिकल वेस्ट को डायरेक्ट वाटर में मतलब छोड़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर कंटेमिनेटेड, दूषित करना, विद सेवेज मैनी अदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एग्स ऑफ वॉर्म एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीज लाइक क्लोरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, ये सब चीजें भी होती हैं। क्योंकि देखो जब पोल्यूशन क्रिएट होता है या पानी कहीं पे इकट्ठा, प्रदूषित पानी कहीं पे इकट्ठा है तो बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग को क्या समझना चाहिए कि ये देखो नेचुरल रिसोर्सेज धरती ने हमें एक बार ही दिए हैं, तो ठीक है धरती ने दे दिए हैं, पर अब हमारी जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करना या इसका सही से यूज करना। भारत सरकार ने गंगा क्लीन के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया, जिससे माँ गंगा को मतलब गंगा को पवित्र किया जा सके, उसको साफ किया जा सके, क्योंकि प्रदूषित हो चुकी थी ना। डेवलपिंग सेवरेज ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, भारत सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत मतलब कि नियम और कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सही से करना शुरू किया। और दूसरा चीज ये भी देखा गया कि कहीं से कोई मतलब इसमें जहरीले पदार्थ या सीवेज ट्रीटमेंट या ये सब तो नहीं छोड़ रहा है जो एज पर रूल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट एफोरेस्ट्रेशन, और सरकार ने प्रमोट किया कि आसपास इसके प्लांट्स लगाए जाएं ताकि एनिमल लाइफ को भी वो मिल सके और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी बढ़े, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन भी जनरेट होगा। क्लीनिंग फॉर ऑफ द रिवर सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, सरकार ने लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई कि आप गंगा को मतलब साफ रखिए, उसको प्रदूषित ना कीजिए, वेस्ट उसमें ना फेंकिए या फिर, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल स्तर पे भी सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। और गंगा ग्राम के नाम से जो गंगा के तटीय इलाके हैं उस जहां जहां से गंगा बहती है वहां पे सरकार ने गंगा ग्राम नाम से गांव का भी विकास किया, जाकि क्या हो सके कि वो गांव के लोग भी उस माँ गंगा के पानी का सही से उपयोग कर सके। मीन टू से ओवरऑल कहने का मतलब है कि वेस्टेज ना हो, क्योंकि देखिए वाटर है, हमें भी चाहिए होता है, एक्विटिक लाइफ को भी चाहिए। अगर चलो मान लो हमने अपने यूज कर लिया और पोल्यूटेंट उसमें छोड़ दिए तो वो एक्विटिक लाइफ तो खराब हो जाएगी, और कल को हम उस पानी को यूज कैसे करेंगे दोबारा जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जरूरत क्या है कि हम रिसोर्सेज का सही से उपयोग करें। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम था नमामि गंगे, इसको मतलब कि गंगा, क्योंकि देखिए आप जानते हैं सबसे बड़ी नदी है भारत की, और हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना, स्पिरिचुअल नजर से देख लीजिए और चाहे आप रिसोर्सेज के नजर से देख लीजिए। नॉइज पोल्यूशन, अब ये भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। इट रेफर्स टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज, जब आवाज बहुत तेज ज्यादा हो, मतलब हमारे जितना हमारा ईयर सुन सकते हैं उससे बहुत ज्यादा हो और हमें इरिटेशन हो या प्रॉब्लम्स होने लगे, दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। यूजुअली इट इज मैन मेड, अधिकतर ये मैन मेड होता है थ्रू सर्टेन नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक वोल्केनोज कैन कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। जैसे मान लो ज्वालामुखी फटे तब तो चलो थोड़ा बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, पर जनरली ये मैन मेड ही है। इन जनरल सेंस एनी साउंड विच इज ओवर 85 डेसिमल इज कंसिडर्ड टू बी डिटर्मिनेंटल, और जो भी मतलब डेसिबल्स 85 डेसिबल से क्या हो ज्यादा हो वो हानिकारक है ह्यूमन बीइंग के लिए। For generally a normal conservation is around 60 decibels and a jet taking off is around 150 डेसिबल। जब एक प्लेन उड़ता है तो उससे 150 डेसिबल की आवाज निकलती है, तो वो पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। और वो जब चलता है तो इंजन चलते हैं तो वो तो एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। नॉर्मल कंजर्वेशन इज अराउंड 60 डेसिबल। नॉइज पोल्यूशन है सेवरल कंट्रीब्यूटर्स विच इंक्लूड, जैसे इंडस्ट्री से आवाज निकलती है, जैसे आपने देखा होगा मील में हूटर बज रहा है तो या हूटर को चलाया जा रहा है तो उससे बहुत आवाज निकलती है, जो बड़ी मशीनें होती हैं इंडस्ट्रीज में उनसे, ठीक है। हैवी मशीन्स हो गए, मील होगी, फैक्ट्रीज होगी, ईटीसी। ट्रांसपोर्ट के व्हीकल से भी जब हम हॉर्न बजाते हैं तो बहुत सारे हॉर्न, मान लो ट्रैफिक लाइट पे जैसे सिग्नल होता है ना एकदम सब हॉर्न देने लगते हैं, तो वो वाला चीज की बात कर रहे हैं। एरोप्लेन से ईटीसी। नॉइज फ्रॉम सोशल इवेंट्स से हो जाता है, लाउड स्पीकर से, जैसे मान लो शादी हो रही है तो शादी में डीजे बहुत तेज बज रहा है, चल रहा है, मतलब बजा रखा है डीजे को बहुत तेज, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। फायर क्रैकर्स की आवाज से,
हाउस होल्ड नॉइज, मिक्सी चल रही है घर में, बहुत तेज आवाज होती है ना, या टीवी की आवाज तेज है, या वॉशिंग मशीन की, तो वो हाउस होल्ड से जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है वो ये है। जनरली आपने देखा होगा जो सोशल इवेंट्स आ जाते हैं उसमें, आपने शादियों में देखा होगा बहुत तेज डीजे या जो सब चीजें होती हैं, ठीक है, वो खुशी का मौका चल रहा है, सब एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, पर हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, उससे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हैज नाउ बिकम वेरी कॉमन ड्यू टू डेंस अर्बनाइजेशन, और जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा ये उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इसका यूज भी बढ़ेगा। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉइज पोल्यूशन कैन ब्रिंग अबाउट एडवर्स इफेक्ट, और इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, अगर जैसे जैसे जो व्यक्ति ज्यादा नॉइज पोल्यूशन वाले इलाके में रहता है, हियरिंग लॉस, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, नींद नहीं सही से आना, मान लो वो सोने लगा और अचानक से आवाज आ रही है बहुत तेज, तो वो चीज, हाइपर टेंशन, ठीक है ना, और आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में, कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हो, बहुत तेज आवाज हो रही हो तो फिर सुनाई देगा नहीं देगा, ये सब चीजें नॉइज पोल्यूशन के कारण होती हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ होती है शहरों में, इनएडुकेट फैसिलिटीज नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही होती है शहरों में, और आप जानते हैं कि जो आसपास के इलाके होते हैं शहरों के, वो भी रोजगार के लिए या अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कहाँ अप्रोच करते हैं, सिटीज की तरफ। पुअर सैनिटरी कंडीशंस भी हो जाती है कई बार कुछ शहरों में, क्योंकि एक्सेस लोग हो गए ना, और एयर पोल्यूटेड होती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ इंक्रीज्ड एनॉर्मस ग्रोथ, और जो सॉलिड वेस्ट के कारण होता है पोल्यूशन, वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है। अच्छा, हमने लैंड पोल्यूशन के अंदर आप समझ सकते हैं जो कूड़ा होता है, जो हम जमीन पे फेंकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे घरों से निकलता है, जो और वेस्टेज है, आप देखिएगा दिल्ली में तो कूड़े के 2-3 पहाड़ भी बन गए हैं लगभग, आप सर्च कीजिएगा आपको दिखाई देगा, मेट्रो स्टेशन में जाते हुए दिखता है वो, जब हम मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, तो इस तरह से अब वो उतनी जगह पे, जितनी जगह पे वो कूड़ा पड़ा है, तो वो लैंड पोल्यूशन है, ठीक है। तो वो आप अगर इसमें नहीं लिख पाए हम, पर आप उसको याद रखिएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ इंक्रीज्ड इनॉर्मस ग्रोथ हुई है इसमें। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स, जैसे स्टेन्ड स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, कांच के जो बर्तन टूट जाते हैं, या प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, ऐश, फ्लॉपीज, सीडीज, ईटीसी। जगह जगह जैसे कूड़े, जहाँ पे भी कूड़ा डलता है, एक कस्बे में या शहर में एक जगह होती है ना जहाँ पे कूड़े को डाला जाता है, फिर वहां से उसको डिस्पोज या जो भी फर्दर चीजें हैं, तो वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं, और वो क्या होते हैं, अर्बन शहरों में ये ज्यादा होता है। दीज डिस्कॉर्डेड मटेरियल आर आल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज भी कह सकते हैं हम इसे, रबिश भी कह सकते हैं, ईटीसी आर डिस्पोज फ्रॉम, दो जरियों से निकलता है ये कूड़ा, एक तो घरों से और या फिर इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना। जैसे हम मान लो किसी के घर में कोई ग्लास टूट गया कांच का, तो अब हम उसको कूड़े में डालते हैं इकट्ठा करके शीशे को, और वो शीशा फिर कहाँ फेंका जाता है, कहीं पे ही तो फेंका जाता है ना, घर से ले जाते हैं। तो कहने का मतलब वो चीज़ तो वो ज़मीन पे ही तो फेंका गया है, या अगर आप सिटीज़ में है तो अर्बन वेस्ट के अंदर आ जाएगा, और अगर रूरल में है या टाउन में है तो फिर वो उसमें आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हजर्ड, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हेल्थ हजर्ड को कॉज करते हैं, जैसे पन्नियां हैं, पन्नी जो होती है ना, पॉलीथीन बैग, अब वो जल्दी से डिस्पोज नहीं होती, लाखों साल लग जाते हैं उन्हें डिस्पोज होने में, ठीक है ना। प्रोड्यूस डिजीज लाइक टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया, मलेरिया, क्लोरा, ईटीसी, ये बीमारियों को वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सॉलिड वेस्ट है, जैसे टायर है, अब वो टायर के अंदर मान लो वो टायर जहाँ पे कूड़ा डलता है वहां डाल दिया गया, बारिश हुई, उस टायर के अंदर पानी भर गया, जगह होती है ना टायर में, अब वहां पे जन्म लेगा क्या, मलेरिया, क्लोरा, तो फिर वो बीमारियां फैलती हैं। इस तरह वो सॉलिड वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, और जब इन फैक्ट्रीज का पानी या जो टॉक्सिक मटेरियल है वो रिवर में जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोज, वो सीरियस प्रॉब्लम्स को जो शहरों में है, क्योंकि वहां पे एक तो जमीन पहले ही कम है, ऊपर से यूजर्स ज्यादा है, तो क्या होता है, डिस्पोज मतलब कि वेस्ट ज्यादा होता है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ईटीसी 90% सोयल वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज, वहां पे तो चलो ये हो जाता है क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, क्योंकि जगह भी तो कम है ना और रहने वाले ज्यादा हैं।
रूरल अर्बन माइग्रेशन, अब लोग गांव से कहाँ माइग्रेट करते हैं, शहरों की तरफ, अच्छे जीवन के लिए, कमाई के लिए। तो शहर गांव से तो दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है गांव के ऊपर, क्योंकि पॉपुलेशन कहाँ माइग्रेट कर गई, सिटीज की तरफ, और सिटीज पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। Population flows from rural to urban areas is caused by many factors like high demand for labor की वजह से लोग गांव मजदूरी करने के लिए गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है रूरल एरियाज में, इसलिए वो अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। और अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जनरली आपने देखा होगा रूरल एरियाज होते हैं वहां पे एजुकेशन के सोर्स, हेल्थ के सोर्स, या एक बेसिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जनरली प्रोवाइड नहीं हो पाता अच्छी तरह से। तो लोग कहाँ माइग्रेट करते हैं, अर्बन सिटीज की तरफ, ताकि वो इन सर्विसेज को एक्सेस कर सके। इन इंडिया पोल्यूशन इन सिटीज इज रैपिडली इंक्रीजिंग, शहरों में ये बढ़ रहा है। आप जानते हैं 2050 तक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन एरियाज, क्योंकि आप जानते हैं डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और नई नई चीज़ों को विकास हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज जो संसाधन है प्रकृति के शहरों के, उन पे क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ जाएगा। द रीजन फॉर क्रिएटिंग प्रेशर इज सैनिटरी, हेल्थ, क्राइम प्रॉब्लम्स, अर्बन पुअर्टी, ये सब चीजें बहुत बड़े स्केल पे होंगी जब रूरल एरिया के लोग बड़े मतलब सेक्शन में माइग्रेट करेंगे अर्बन एरियाज की तरफ। स्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम, झुग्गी झोपड़ियां, आपने देखा होगा अधिकतर शहरों में आपको दिखाई दे जाएगी, या मुंबई में है, धारावी है ना जो सबसे बड़ा स्लम है, दैट इज स्लम्स, झुग्गी झोपड़ीज, क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स। आपने देखा होगा शहरों में ये जनरली दिखाई दे जाती है, जो लोग मतलब कि बेसिक अपने घर को मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वो लोग जनरली इनमें सरवाइव करते हैं। These are inhabited, बसा हुआ है, by those people who were forced to migrate from rural areas to urban areas। लाइवलीहुड के लिए वो शहर गांव से शहरों की तरफ आए थे, पर उन्हें सही से काम ना मिल पाया, या उन जमीनें बहुत महंगी है शहरों में, आप जानते हैं, तो उन लोगों को या उनका मतलब कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ पाया, तो दे पीपल लिव इन दीज झुग्गी और झोपड़ीज। स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ लीस्ट चॉइस, पुअर हाइजीनिक, और स्वास्थ्य कंडीशन आप जानते हैं स्लम्स में ठीक नहीं होती, पुअर एयर होती है, और घर भी आपस में मतलब छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए, सड़कें बहुत छोटी होती हैं, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, ये सब चीज़ें। ओपन डिफेक्शन, अब आप जानते हैं फिर लोग खुले में जाते हैं शौच करने, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज हो जाता है सिस्टम का, ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट होते हैं, छोटे छोटी गलियां होती हैं, आप स्लम्स में देखिएगा, सीरियस हेल्थ सोशो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ज़्यादा होते हैं। मोर एवर मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क इन, और जो अधिकतर स्लम में रहने वाले लोग हैं वो लो पेड पे काम करते हैं, मतलब जो वो काम करते हैं उनके लिए उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है, और हाई रिस्क प्रोन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्लम्स के जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, जो शहरों में काम कर रहे हैं। Many type of disease illness are produced by polluted areas and cannot afford to give, और कई बार क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड, या वो जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपर एजुकेशंस नहीं दे पाते अपने चिल्ड्रंस को, वो चीज़ें। आप ना एक बार यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करना, मुंबई का जो स्लम है धारावी, उसको एक बार देखना, उसका एक एनालिसिस करना, ठीक है ना, तो आपको एक ये टॉपिक बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। द पुअर्टी मेक दैम, और जब गरीबी ज़्यादा होती है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे होते, तो एल्कोहल, ड्रग एब्यूज, क्राइम, वेंडलिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। द स्वच्छ भारत मिशन, और ये भारत सरकार का अच्छा मिशन, मतलब कि अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि मतलब कि इंडिया को क्लीन बनाया जा सके, जो हमारे फादर ऑफ नेशन जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था। द स्वच्छ भारत मिशन इज अ पार्ट ऑफ द अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस लिए गया था, ताकि स्लम्स में रहने वाले या लोगों की, या जो भी मतलब, क्योंकि देखिए जब सफाई रहेगी तो सबका ही जीवन अच्छा होगा, वो किसी एक से जुड़ा हुआ तो है नहीं, तो कहने का मतलब सबका जीवन बेहतर हो सके, इसलिए भारत सरकार ने इसको प्रमोट किया, स्वच्छ भारत मिशन को।
लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, जब लोग गांव से अर्बन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, घर भी चाहिए होते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग। आप देखो शहरों के अंदर नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं या नई कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, तो उतनी जितनी ज़मीन पे वो बनता जा रहा है, घर या बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो और भी फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, बिजनेस खुल रहे हैं, उतनी लैंड क्या होती जा रही है, डिग्रेड, घटती जा रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे नेचुरल फैक्टर है, सोयल इरोजन, वाटर लॉगिंग, रिड्यूस ड्यू टू हाई वाटर लेवल, सैलिनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन ऑफ लैंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। इनकी वजह से भी क्या होता है, जमीन मतलब कि घट जाती है। ये 2 बार लिखा गया, आप इसको 1 बार ही लिख लीजिएगा। लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। देखो जैसे जैसे जमीन कम होती जाती है तो प्रोडक्टिविटी क्या होती चली जाती है, या प्रोडक्शन क्या होता जाता है, घटता जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो पहले खेती 10 बीघा में हो रही थी तो 40 क्विंटल गेहूं हो रहा था, पर अब 5 बीघा में होगी तो सिर्फ 20 क्विंटल गेहूं हो रहा है। तो वो चीज, दीज आर, आप देखें दुनिया भर के हाईवेज, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वो सब जमीन पे ही तो बन रही हैं। उतनी जमीन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब एक जनरल साइंस में समझो, आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और जमीन घट रही है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, चीजों के रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा देश के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो रही है। दीज आर द नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग। तो देखिए, नेचुरल भी हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, जैसे लैंडस्लाइड आ गए या बाढ़ आ जाना, उसकी वजह से जमीन खराब हो गई, तो लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल भी है, और ह्यूमन बींग भी लैंड डिग्रेडेशन करता है। वोल्केनिक इरप्शन, ब्लोइंग विंड्स एंड फ्लडिंग लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन विच इज नेचुरल। ये नेचुरल चीजें हैं, इनकी वजह से नेचुरल तरीके में लैंड डिग्रेड होती है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर लाइक यूजिंग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स। जब हम देखो, आप खेतों में, हम एक जनरल किसान खेतों में फर्टिलाइजर्स डालता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, उसकी कमाई बढ़ी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, पर आप ये सोचो कि कॉस्ट अल्टीमेट किसने पे करी, उस मिट्टी ने जिसमें वो फसल उगाई गई। क्योंकि फर्टिलाइजर्स का जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो तो मिट्टी के ऊपर पड़ेगा ना, और जो उन फसलों को खाएगा, क्योंकि वो हेल्दी फूड थोड़ी होता है, तभी तो हम ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करने की बात करते हैं। और जब हम फर्टिलाइजर्स या ये चीजें यूज करते हैं ना फार्मिंग में, तो याद रखना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट है वो भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन तो हमने ज्यादा प्रोडक्शन के लिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, कमाई ज्यादा के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल के उत्पादक तो ज्यादा कर लिया, पर जमीन भी तो खराब हुई। ये चीज, केस स्टडी अगर हम इसे समझें, द पीपल सफर ड्यू टू पुअर्टी बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ रिसोर्सेज डिग्रेडेशन। बहुत फॉरेस्ट और लैंड बहुत जल्दी जल्दी, आप जानते हैं, कम होते जा रहे हैं, जंगल भी कितने बड़े स्केल पे काटे जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नीड्स ही इतनी ज्यादा है। लाइक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड हुआ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूविंग सोयल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एंड टू इम्प्रूव, लोगों का रोजगार भी बढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी सही से, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसमें ज्यादा हो। द भील्स इन पेटवार्ड ब्लॉक ऑफ झबुआ प्लांट एंड मेंटेन 1 ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी। और इसमें देखो क्या है कि एक ट्री भी मेंटेन जरूर किया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम घर है हमारा, तो एक, चले शहरों में तो देखिए घर छोटे से होते हैं, पर हम एक अर्बन टाउन की बात कर रहे हैं, तो जो घर है अगर हम उसके अंदर एक पेड़ भी लगा दें तो देखिए, एक तो गर्मी में छांव भी मिलेगी, उसके नीचे आराम से बैठ सकते हैं, और दूसरी चीज ऑक्सीजन भी जनरेट होगा, एयर भी मतलब वो क्लीन करेगा, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो हमारे से हम एक्सेल करते हैं वो भी वो इनहेल करेगा, और ऑक्सीजन भी जनरेट करेगा। तो ये चीजें, और हवा भी ठंडी देगा, तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। दे हैव आल्सो प्लांटेड फॉडर, ग्रास भी वो उगाते हैं पास्चर लैंड पे, जो होते हैं पास्चर लैंड वो जमीनें होती है जिसपे घास उगाया जाता है एनिमल्स के लिए। और फिर सोशल फेंसिंग ऑफ दीज लैंड्स फॉरेस्ट एटलीस्ट 2 ईयर, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, और इन जमीनों की वो क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं, यूज। देखिए, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और वो किसी संसाधन को यूज कर रहा है, प्रकृति ने हमें यूज करने के लिए दिए हैं संसाधन, ठीक है, अच्छी बात है, पर एक होता है यूज करना और एक होता है एक्सप्लॉइटेशन करना। तो हम ह्यूमन बीइंग को ये समझना चाहिए कि हम यूज तो करें धरती के संसाधनों को, पर एक्सप्लॉइट ना करें। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो जैसे एक व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल इसी पेपर पे समझे हम, एक ये व्यक्ति है, इसके पास एक घर है,
ठीक है, ये अच्छा कमाता है और इसके पास एक घर है और इसका जीवन बढ़िया चल रहा है। पर ये क्या करता है, ये एक प्लॉट और खरीद लेता है या एक घर और खरीद लेता है। अब ये प्लॉट खरीद लिया, अब क्या इस पे खेती होगी? क्योंकि यहाँ तो कॉलोनी बन गई, इसने कॉलोनी में प्लॉट खरीद लिया। उतनी जमीन क्या हो गई, अब कम हो गई, या जो इस जमीन पे पेड़ लगे हुए थे वो कट गए। कहने का मतलब आप समझिए, मान लीजिए कोई नई कॉलोनी बन रही है और वो 20 बीघे में बन रही है और इस पे पहले पेड़ लगे हुए थे। अब वो पेड़ क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग यहाँ घर बनाएंगे। देखो, एक तो इतनी जमीन कम हो गई क्योंकि अभी इस पे फर्टिलिटी थोड़ी होगी या क्रॉप्स थोड़ी उग पाएंगी। और दूसरा, जो ये 20 बीघा पे पेड़ लगे हुए थे जो वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे थे, अब वो भी नहीं वो करेंगे क्योंकि वो तो कट चुके हैं ह्यूमन बींग की वजह से। बेसिकली मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो भी हमें प्रकृति ने, नेचर ने, मदर नेचर ने संसाधन दिए हैं, हमें उनका सही से उपयोग करना है, उनको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना? और ये तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ये भी तो है कि हम अपने राष्ट्र की जो संपदा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको सही से यूज करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम इसको सही से यूज करें तो भी हमारा देश भी तरक्की करेगा और अच्छा भी बनेगा। तो ये चीज होती है। ऐसे हम अपने देश के लिए भी कर सकते हैं जस्टिस और प्रकृति के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं और इवन आने वाली जनरेशन्स के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी तो संसाधन बच जाएंगे। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट से कोई भी आपकी भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। देखिए, चीज़ें हैं बुक में लिखी हुई हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में। मैंने जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया है अपने शब्दों में। तो आप क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ, आप भी लर्नर ही हैं, तो आप चीज़ों को और एक एक्सटेंड वे में सोचिएगा। तो देखिए आपका दायरा बढ़ेगा सोचने का। और जब कल को आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के मेंस देंगे, वहां भी तो आता है एनवायरनमेंट से, जनरल स्टडीज के पेपर में पूछता है क्वेश्चन। तो आपको वहां भी फायदा मिलेगा अगर आपकी वे ऑफ थिंकिंग इन ब्रॉड सेंस होगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा विस्तार में लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, जीवन में बहुत मेहनत कीजिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी, और इस सोसाइटी को भी अच्छा बनाइए। और जो रिसोर्सेज प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो हमारा इस चैप्टर का सार है, कंक्लूजन है, उनको सही वे में यूज करना। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए आप।